आइए कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, इस समय आप लोगों को हिंदी गद्य में जो है गिल्लू यानी पाठ गिल्लू पढ़ाया जा रहा है, जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है ना। देखिए, बात यह है, इसमें हम लोग गिल्लू के बारे में जो पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि गिलहरी का बच्चा किस तरह से जो है दो कौवों के जो है चोंच से घायल हो जाते हैं और उन्हें महादेवी वर्मा जी अपने पास ले जा कर के उसको जो है दवा करती हैं, मरहम लगाती है, और वो बच्चा जब बच जाता है तो फिर किस तरह से वह नन्हे नन्हे पंजों से महादेवी वर्मा जी की उंगलियां पकड़ करके चलने लगता है। और ये भी कि पकड़ने के लिए ना उठती, मतलब गिल्लू अब इतना मतलब उसको स्नेह दुलार मिलने लगा कि जब महादेवी वर्मा जी कुछ लिखने के लिए अपने वर्क में जुड़ती थी तो उस समय गिल्लू उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए वह पर्दे पर सर्द चढ़ जाया करता था और फिर उतरता था। तो महादेवी वर्मा जी की निगाहें उस पर अवश्य पड़ जाती थी। वह तब तक नहीं रुकता था जब तक लेखिका उन्हें पकड़ नहीं लेती थी। ठीक, आगे आइए देखते हैं क्या हो रहा है। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा छोटा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। महादेवी वर्मा जी आगे कह रही हैं कि गिल्लू को मैं किस तरह से जो है पकड़ करके कहाँ कैसे ले जाया करती थी, बंद रहता। इस प्रकार इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। मतलब याद आ रही है लेखिका को कि इस तरह से गिल्लू को मैं जब लिफाफे में रख देती थी तो वह खड़े होकर के दीवार के सहारे खड़े होकर के मेरे कार्यकलाप को देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। यानी काजू गिलहरियों को बहुत काजू पसंद होता है। ठीक भाई, काजू तो आपको भी, आप में भी, सबको पसंद है ना। तो उसको पकड़कर खूब कुतरता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। ठीक, बसंत का समय आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी, यानी सुगंधित वायु आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। बसंत का दिन और पशु पक्षी ऐसे ना स्नेह युक्त हो तो फिर अलग ही बात है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका समझ गई कि इसका भी समय आ गया है, इसको भी मुक्त कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। मतलब अब रास्ता उसको मिल गया, निकल जाता दिन भर खूब। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी बड़ी समस्या थी, बड़ा मुश्किल काम था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का
पराक्रम हो गया। यानी अब पर डे उसकी मतलब आदत बन गई कि लेखा कह रहे हैं कि मैं जैसे बाहर से आती तो वह कमरे के पास पहुँचते ही तुरंत जहाँ भी रहता था आ जाता और सर दे चढ़ता था, है ना, घूमता था। फिर जो है मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता, मतलब मैं भी जाती, गिल्लू भी बाहर चला जाता। मेरे काले से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तो अब क्या हुआ कि बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता। तो हीरो बन गया। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। मतलब उसका नित्य आदत बन गई थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर आगे कह रही हैं कि मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब से और कैसे उत्पन्न हो गई थी कि कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था और कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, परंतु गिल्लू इनमें अपवाद था। मतलब जैसा कहते हैं अपवाद की मतलब हो सकता चूक हो गई हो, लेकिन अपवाद था कि मैंने जैसे खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया कि कैसे भोजन किया जाता है, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता, है ना। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या लेना बंद कर देता था। झूले के नीचे सब चीज़ें फेंक दिया करता था, यानी इतना होशियार गिल्लू। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। देखा कह रहे हैं कि मैं मोटर दुर्घटना में घायल हो गई तो मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। तो उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। यानी लेखा को ना देख करके वह भी छिप जाया करता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खाता था। यानी उसको यह अंदाज़ा लग गया कि जो है मेरी रक्षा करने वाली जब महादेवी वर्मा जी ही नहीं आ रही है, लेखा ही नहीं आ रही है, तो मैं क्यों जो है प्रिय खाद्य यानी काजू को खाऊं। वो भी नहीं खाता था। इतना समझदार जीव। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान रहता था। इतना समझदार कि जब मैं लेटी रहती थी तो मेरे बालों को धीरे धीरे सहलाया करता था और जब वो हटता था तो ऐसा लगता था कि कोई सेविका अब चली गई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। क्या निकाला था कि वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक से भी बचा रहता। सुराही जो जिसमें पानी रखा जाता है और वो ठंडा कच्चा घड़े मतलब मिट्टी बर्तन रहता है और उसमें रखा जाता है पानी, तो पानी बड़ा ठंडा रहता है।
तो वो भी बड़ा बढ़िया गिल्लू ने तरीका निकाला कि उस सुराही पर जो है जाकर के लेट जाया करता था, लेखा को भी देखता रहता और गर्मी से भी निजात पाता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी गिलहरियों का जीवन काल केवल 2 वर्ष के लिए लगभग होता है। अतः गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, मैं लगभग दूसरा साल उसका आ गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना बाहर गया, यानी जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी और कुछ न खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। लेखा कह रही है कि गजब गिल्लू ने ऐसा किया कि उसने जो है जब उसकी अंतिम स्थिति आई, मतलब अंतिम अवस्था में, तो उसने दौड़ करके मेरे उसके पंजे जबकि ठंडे हो गए थे तो उसने क्या किया, मैं हमारी उंगली को पकड़ लिया और उसी तरह से पकड़ लिया जब बचपन में कौवे उसको घायल कर दिए थे और फिर वह उंगली मेरा पकड़ा था, उसी तरह से अब अंतिम अवस्था में भी वह मेरी उंगली को पकड़ लिया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो चुका था। यानी सुबह होते ही गिल्लू के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी। उसका झूला उतार कर हमने रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। कह रही हैं सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, यानी उसको मिट्टी दी गई, इसलिए भी कि वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वह छोटा जीव था। किसी बासंती दिन जूही के पिलाव यानी छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे बहुत संतोष देता है। यानी उसी को याद करते हुए लेखा महादेवी वर्मा जी ये कहना चाह रही है, बता रही है कि वास्तव में वह छोटा जीव गिलहरी का बच्चा जिसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम दिया यानी गिल्लू, वह उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसी मिट्टी में जहाँ दफनाया गया उसी पर सोनजूही का पौधा लगा और वही सोनजूही के पौधे में पीले पीले फूल जब दिखाई दिए, कलियाँ दिखाई दी, तब मुझे याद आने लगा कि शायद मेरा गिल्लू मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है ना। तो ये रहा जो है गिल्लू पाठ। अब आप जान लें लिखना क्या है। लिखना आपको है, देखिए पहले आप एक इसको लिख लीजिएगा कि पहला ही का सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है से लेकर डैश 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 लघु प्राणी की खोज है। ये तो आपका संकेत हो गया, ठीक। अब उपर्युक्त पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको करवा दे रहे हैं कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था। इतना जो है अंडरलाइन कर लीजिए, इसी का व्याख्या करना है। अब प्रश्न है गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई। गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई, तो आप पढ़े उसमें लिख सकते हैं कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, ये उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप इसको लिखिएगा, ठीक है। एक आध और ऐसे बना लीजिएगा।
दूसरा संदर्भ आप दे दीजिएगा कि गिल्लू गर्मियों में जब डैश 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 ठंडक में भी रहता। ठीक है, अब इसमें अंडरलाइन कर लीजिए कि गर्मियों में जब दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता, उसे मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय निकाला था तक मतलब अंडरलाइन कर लीजिए। और प्रश्न है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहला, खा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, गा प्रश्न आप लिखेंगे, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था? गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था? उत्तर आप दीजिएगा, है ना, पानी से भरी सुराही पर। ठीक, ओके, अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।